हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होंगे। अगेन टुडे आई एम हियर विद अ न्यू सेशन, न्यू क्लास फॉर ऑल net aspirants that are preparing for UGC NET Commerce Paper 2 examination that is going to be conducted by NTA in June 2023। जस्ट 20 to 25 डेज रह गया एग्जामिनेशन स्टार्ट होने में। सो मैं वो सेशन इन सेशंस में वो क्वेश्चंस को, वो टॉपिक्स को कवर अप कर रहा हूँ जिनमें से एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक नंबर 1, जिसमें से सबसे पहले आता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम। देखो, जो ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, ये सिस्टम है एक मॉनेटरी मैनेजमेंट का, जिससे दैट गवर्न द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशंस अमंग द यूएस कनाडा। अब जो ये सिस्टम है, इसने जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशंस हैं अमंग यूएस हो गया, कनाडा हो गया, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, आफ्टर द 1944 ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट उनको गवर्न किया है। जो ये सिस्टम है, ये दिस सिस्टम रिक्वायर्ड कंट्रीज टू मेंटेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स बिटवीन देयर करेंसीज एंड द यूएस डॉलर। इस सिस्टम का क्या कहना था? ये सिस्टम ये कहता था कि जितनी भी कंट्रीज है इसमें जिन्होंने 1944 ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया, वो यूएस डॉलर और अपनी करेंसी के एक्सचेंज रेट को फिक्सली मेंटेन करेंगी, विच वॉज कन्वर्टेबल टू अ गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस, जिसे हम इजिली एक फिक्स प्राइस में गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। दिस सिस्टम ऑल्सो एनविजन्स ग्रेटर कॉपरेशन अमंग कंट्रीज टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इस सिस्टम का ये भी कहना था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज कर सके ग्रेटर कॉपरेशन को, जितनी भी कंट्रीज हैं, ताकि जो फ्यूचर में अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको अवॉइड किया जा सके। जो ये सिस्टम था, इसने सक्सेसफुली ऑपरेट किया था अंटिल द अर्ली 1970 व्हेन इट वाज कोलैप्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर। 1970 के बाद ये कोलैप्स हो गया था अलग अलग फैक्टर्स के कारण, लाइक US balance of payment deficient, decline of US economic dominance, increase of international capital mobility and emergence of new economic powers। अब जो ब्रेटन वुड्स रेजोल्यूशन थी, इसने मेन क्या किया था? लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो आपकी ब्रेटन वुड्स रेजोल्यूशन से इन्होंने आईएमएफ को बनाया था, उनकी फॉर्मेशन की थी, इन्होंने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को बनाया था। अब ये दो मेन इंस्टीट्यूशंस थे जो रेगुलेट करते थे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को। अब जो आईएमएफ इस्टेब्लिश हुआ था, इसका मेन काम था मॉनिटर करना एक्सचेंज रेट्स को और लेंड करना रिजर्व करेंसीज को नेशंस को जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हो रहा है। बट जो आईबीआरडी था, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो इस्टेब्लिश हुआ था लॉन्ग टर्म कैपिटल को अवेलेबल करवाने के लिए उन स्टेट्स को जिनको अर्जेंटली फॉरेन एड की जरूरत है। अब इसमें से कुछ और चीजें आती हैं। देखो, एक आता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये क्या है? देखो, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है रूल्स जो कि हैं बिटवीन रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। इसको 1995 में फाउंड किया गया था एज अ सक्सेसर टू गैट, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि एक आउटकम थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की, बट वॉज नॉट अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन। यानी सबसे पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड था, इसको 1995 में एक सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन मिली जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखते हैं कि ये गैट क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड। देखो, ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था जो 1947 में साइन किया था। अब इसको 23 कंट्रीज ने साइन किया था कि टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने के लिए। इसकी ये था, ये एक आउटकम थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की। इसको 1995 में WTO ने रिप्लेस कर दिया था, यानी 1995 में गैट वॉज रिप्लेस बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम ना कुछ टर्म स्टडी कर, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव ऑन करते हैं। उसकी कुछ टर्म्स है, इसमें ना एक और चीज़ है, एक और इंस्टीट्यूशन था, दैट वाज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। देखो, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी थी जो 1964 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय UN जनरल असेंबली। इसका जो मेन एम था ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट कॉपरेशन को प्रमोट करना। अब इसका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था ब्रेटन वुड रेजोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट हम कुछ टॉपिक में मूव ऑन करते हैं, कुछ टर्म्स को स्टडी करने जा रहे हैं, यानी ये वो टर्म्स है जो आपको हेल्प करती है इंटरनेशनल मार्केट में हेल्प करने में। सबसे पहले आता है इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग।
अब ये इसका मीन क्या है, देखो ये एक लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है जिसमें जो फ्रेंचाइजर है वो ग्रांट करता है अनदर कंपनी, जिसको हम फ्रेंचाइजी कहते हैं, राइट टू यूज इट्स ब्रांड, ट्रेडमार्क्स हो गया, उसके प्रोडक्ट्स हो गए, उसके बिजनेस मेथड हो गए, फॉर अ फी एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब जो इसमें फ्रेंचाइजी है वो ऑपरेट करता है फ्रेंचाइजर की स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग विद सम लोकल कंट्रोल। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लाइक मैकडॉनल्ड्स हो गया, सबवे हो गया, स्टारबक्स हो गया, ये सब कुछ इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास लाइसेंसिंग। देखो ये वो बिजनेस अरेंजमेंट है जिसमें जो लाइसेंसर है वो अलाउ करता है दूसरी कंपनी को, जिसे हम लाइसेंसी कहते हैं, वो उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोडक्ट, कोई भी जो लाइसेंसर का प्रोडक्ट है वो लाइसेंसी कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है, या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए फॉर अ स्पेसिफाइड पेमेंट। अब जो इसमें लाइसेंसर है वो अवॉइड करता है इन्वेस्ट करना इन फॉरेन मार्केट बट हैज अ लेस कंट्रोल ओवर क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं, मींस जो डिज्नी है जो अपने कैरेक्टर्स को लाइसेंस करता है टू दी टॉय मैन्युफैक्चरर, जो कोका कोला है वो अपने फॉर्मूलास को लाइसेंस करता है टू ऑल ऑफ बॉटलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है, जो एक कंपनियां वो एक फॉरेन कंपनी को हायर कर लेती है प्रोड्यूस करने के लिए स्पेसिफाइड वॉल्यूम एक प्रोडक्ट की विद टू इट्स स्पेसिफिकेशन, यानी उनकी स्पेसिफिकेशन के लिए फॉरेन कंपनी सेम सिमिलर स्पेसिफिकेशन के बेस पे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी इन अ स्पेसिफाइड वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई नीड नहीं है अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले लोअर लेबर कॉस्ट और लोअर एक्सपर्टाइज का बेनिफिट होता है। इसमें जो कंट्रोल है वो रिटेन किया जाता है ओवर मार्केटिंग एंड सेल्स। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं तो आप कह सकते हो जो एप्पल है वो अपने आईफोन की प्रोडक्शन को फॉक्सन को चाइना में आउटसोर्स करता है, जो नाइकी है वो आउटसोर्स करता है शू की प्रोडक्शन को फैक्ट्रीज जितनी भी है वियतनाम में। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो आता है वो आता है जॉइंट ओनरशिप। देखो जॉइंट ओनरशिप में क्या होता है, ये एक तरीके की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जहां पे कंपनी पार्टनर कर लेती है विद द लोकल कंपनी, जो वो ओनरशिप और कंट्रोल को आपस में शेयर कर सके। अब इसका कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, वो लोकल पार्टनर की नॉलेज से बेनिफिट ले सकते हैं, उसके कनेक्शन से बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोकल पार्टनर है वो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का बेनिफिट ले सकता है मेन कंपनी से। इसमें जो रिस्क में और रिवॉर्ड्स हैं उनको आपस में शेयर कर लिया जाता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो लाइक जनरल मोटर यानी जीएम है, उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर किया था विद शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के साथ जो चाइना में है, और जो यूनिलीवर है उन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया था विद हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड इन इंडिया। सो होप सो आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, मेरे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं हर वो टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको इन वीडियो सेशंस में कवर अप कर रहा हूँ। सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो भी कॉमर्स के पेपर 2 यानी पेपर 2 कॉमर्स यूजीसी नेट के लिए जो कि 2023 जून में कंडक्ट होने जा रहा है विद इन 20 to 25 डेज, उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को टैप ऑन कर सके। इवन जो स्टूडेंट इसको छोड़ के दिसंबर 2023 के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं वो भी अपनी प्रेपरेशन अच्छे सॉलिड तरीके से कर सके, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से एनटीए ने क्वेश्चन पूछा है एंड फ्यूचर में भी वो क्वेश्चन सब पुट ऑन करेगा। 100% श्योर टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स रिलेटेड टू रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। देखो ये एक टाइप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो कि मोटिवेटेड है बाय अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये वो एफडीआई टाइप, ये वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसको किया ही तब जाता है अगर आपको नेचुरल रिसोर्सेज की अच्छी अवेलेबिलिटी है यानी और एक्सेसिबिलिटी है। अब ये इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आप क्या ढूंढते हो, मेन लो कॉस्ट और स्किल्ड लेबर, लैंड हो गया, वाटर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई भी आपका फैक्टर प्रोडक्शन आपको ईजिली मिलना चाहिए। इसका जो मेन एम क्या है, एक्सपोर्ट करना, आपको जितने भी आपके एक्सट्रैक्टेड और प्रोड्यूस करते हैं तो अपनी होम कंट्री को या थर्ड मार्केट्स को। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ ड्राइवर्स आते हैं, वो है देखो जो ये एफडीआई के मेन मेजर ड्राइवर है वो पर्टिकुलरली डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज है। अब ये वो कंट्रीज अट्रैक्ट करती है जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज की अबंडेंस है और जिनमें कंपैरेटिव एडवांटेज है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की। अब इस टाइप के एफडीआई के होस्ट कंट्री को क्या बेनिफिट्स हैं, देखो सबसे पहले तो इसमें से इसके कारण फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स होती हैं
बाय एक्सपोर्टिंग ऑफ रिसोर्सेज और गुड्स। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है लोकल वर्कफोर्स के लिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। लिंकेज बनता है लोकल सप्लायर्स में, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बूस्ट होती हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस और कंसर्न्स भी हैं। सबसे पहले जो सबसे मेन आता है वो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन की जाती है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं लैंड राइट्स के और डिस्प्लेसमेंट्स के। रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो रही है, सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स अराइज हो रहे हैं। डिपेंडेंस जो आपकी वोलेटाइल कमोडिटी प्राइसेस पे वो इंक्रीज हो रही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं वो आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ पर्पसेस ऑडिट के, यानी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ऑडिट की, क्या उनके पर्पसेस है। देखो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल ऑडिट। जो फाइनेंशियल ऑडिट है ये एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और रिकॉर्ड्स को कि वो फेयर है, एक्यूरेट है और रिलायबल है। अब जो ये फाइनेंशियल ऑडिट है इसको एक्सटर्नल ऑडिटर्स कंडक्ट करते हैं बाय फॉलोइंग गैस एंड गैप और रेलेवेंट जो भी उनका फ्रेमवर्क प्रिवेल करता है। अब ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, रेगुलेटर्स को और इवन पब्लिक को। नेक्स्ट हमारा जो ऑडिट हम करने जा रहे हैं वो आता है सेफ्टी ऑडिट। अब ये ऑडिट है ये इवेल्युएट करता है सेफ्टी पॉलिसीज को, प्रोसीजर्स को, प्रैक्टिसेस को, इक्विपमेंट को। ये इंश्योर करता है कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई कर रही हैं जितने भी एप्लीकेबल लॉस हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। इवन ये आइडेंटिफाई करता है कोई भी पोटेंशियल हैजर्ड्स को और रिस्क को, ता जो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके, इंजरीज को प्रिवेंट किया जा सके, इवन डैमेजेस को भी प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट हमारा ऑडिट आता है मैनेजमेंट ऑडिट। अब ये रिव्यू करता है सिस्टम्स को, प्रोसीजर्स को, जो असेस करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को। इसमें जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं वो आ जाता है प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया। इवन ये परफॉर्मेंस को एक्सेस करता है, जो मैनेजर्स यानी आपका स्टाफ है कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या पोटेंशियल है उसको भी एक्सेस किया जाता है। इवन ये इंसाइट्स और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है ताकि हम अपनी मैनेजमेंट की क्वालिटी और कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट जो ऑडिट आता है वो आता है कॉस्ट ऑडिट। देखो कॉस्ट ऑडिट वेरीफाई करता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को और अकाउंट करता है एक्यूरेसी को और वैलिडिटी को। इवन जो हमारे कॉस्ट एलोकेशन के मेथड का उनको एग्जामिन किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम्स जो हमारे प्लेस में ऑर्गेनाइजेशन की उनको एग्जामिन किया जाता है। रिडक्शन टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उनको एग्जामिन किया जाता है। इससे क्या होता है, हम अपने रिसोर्स की यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं, वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस होती है, जितने भी हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड हैं उनके साथ कंप्लाई किया जाता है। अब जो ये ऑडिट्स है ये ना अलग अलग पर्पसेस को सर्व करते हैं, जिसमें से सबसे पहले ये आता है कॉम्प्लायंस। देखो अगर हम अपने इन ऑडिट्स को करते हैं ये हमें इंश्योर करते हैं कि हम अपने जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज है और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अध्ययर कर सके। ये हमें एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अपने जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि हम पूरी जो भी कर रहे हैं रिलायबल है और एक्यूरेट है। जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने में, इनसाइट्स हमें प्रोवाइड करने में ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की ये ऑडिट हेल्पफुल होते हैं। ये इंप्रूवमेंट करते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करके बताते हैं वो एरियाज में जिनमें इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है या हमें रिकमेंडेशंस चाहिए। सो यहाँ तक मैंने आपको कितने टॉपिक बता दिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, जिनमें से कुछ आते हैं जब इन दी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्विजिशन के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। देखो एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करते हैं या बनाते हैं उसमें दो तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं, एक होते हैं प्री एक्विजिशन, एक होते हैं पोस्ट एक्विजिशन। इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इन दी बुक्स ऑफ इन दी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ द पेरेंट कंपनी, या जिसे हम होल्डिंग कंपनी भी कह सकते हैं। देखो सबसे पहले हम अपने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को स्टडी करेंगे। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स है इन्हें इंक्लूड किया जाता है गुडविल कैलकुलेशन में। इनको एज अ कैपिटल प्रॉफिट और लॉस ट्रीट किया जाता है बिकॉज ये शेयर होल्डर्स हैं जो सब्सिडरी कंपनी के उनको बिलोंग करते हैं बिफोर एक्विजिशन। अब जो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं ये नेट एसेट्स का पार्ट है ऑफ अ सब्सिडरी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या लॉसेस का उसको क्रेडिट या डेबिट किया जाता है
कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब जो ये कैपिटल रिजर्व अकाउंट है इसे लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और यहाँ इसे डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम द गुडविल इफ एप्लीकेबल। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं पोस्ट एक्विजन प्रॉफिट्स। देखो जो ये पोस्ट एक्विजन प्रॉफिट्स है ये वो प्रॉफिट्स है दैट आर मेड एंड इंक्लूडेड इन द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी आफ्टर एक्विजन। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, एक्विजन के बाद में इनको सब्सिडरी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग में इंक्लूड किया जाता है। इनको हम एज अ रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस ट्रीट करते हैं क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस और ऑपरेशंस ऑफ अ ग्रुप। अब जो होल्डिंग कंपनी का शेयर है पोस्ट एक्विजन प्रॉफिट या लॉसेस का, उसको क्रेडिट या डेबिट कर दिया जाता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जो ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसे शो किया जाता है एसेट साइड ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सो होप सो फ्रेंड आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ टर्म्स करने जा रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू मार्केट एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं, ऑलरेडी वैसे आपने ये की हुई हैं चीज़ें। सो सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई। देखो डिमांड क्या है, refers to the quantity of a commodity that consumers are willing and able to purchase at a given price and within a specified time period। यानी डिमांड क्या आती है, जो कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड को कंज्यूम करते हैं उसे हम डिमांड कहते हैं। और जो सप्लाई होती है वो होती है refers to the quantity of a commodity that producer are willing and able to offer for sale at a given price and within a specified time period। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें हेल्प करती है मेजर करने में हमारी रिस्पॉन्सिवनेस क्या है क्वांटिटी डिमांडेड की टू चेंजेस इन इट्स प्राइस। नेक्स्ट हमारा आता है मार्केट इक्विलिब्रियम। देखो मार्केट इक्विलिब्रियम तब अक्कर होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड एट अ स्पेसिफिक प्राइस। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइस फ्लो। देखो ये मैं इसको इसलिए जल्दी करवाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसिक टर्म्स है, आप +1 से इनको स्टडी करते आ रहे हो। नेक्स्ट आता है प्राइस फ्लोर। देखो जो प्राइस फ्लोर है ये एक मिनिमम प्राइस है जिसको गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये इंटेंडेड क्या है, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर्स को बाय प्रिवेंटिंग प्राइसेस फ्रॉम फॉलिंग टू लो। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है प्राइस सीलिंग। देखो प्राइस सीलिंग एक मैक्सिमम प्राइस है जिसको गवर्नमेंट ने सेट किया या ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी इसके नीचे वो सेल ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केट पावर। मार्केट पावर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर और अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी जो भी प्रोड्यूसर है या ग्रुप है प्रोड्यूसर का, उनके पास क्या उनकी एबिलिटी मार्केट प्राइस को अफेक्ट करने के लिए उसको मार्केट पावर कहा जाता है। नेक्स्ट आती है प्राइस वॉलेटिलिटी। जो प्राइस वॉलेटिलिटी है दैट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ वेरिएशन और फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओवर टाइम। यानी अगर आपका कोई कमोडिटी है उसके प्राइस में क्या वेरिएशंस आ रही हैं, क्या फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उसकी क्या डिग्री है, क्या मैग्नीट्यूड है, उसे हम प्राइस वॉलेटिलिटी कह देते हैं। सो होप सो फ्रेंड आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर मूव ऑन करते हैं। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं ओलिगोपोली और उसमें उसके टेक्नोलॉजी चेंजेस जो आ रहे हैं उनमें क्या रिलेशन है। देखो जो ओलिगोपोलिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर है इनमें क्या होता है, इनमें स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स होती हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल चेंज को मोर लाइकली एक्सपीरियंस करती हैं एंड प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी और मार्केट फॉर्म की बजाय। अब इसमें जो क्या है, इसमें सिग्निफिकेंट कॉम्बिनेशन द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिशन अमंग ओलिगोपोलिस्ट फर्म क्रिएट्स अ इंसेंटिव फॉर देम टू इन्वेस्ट इन इनोवेशन एंड डिफरेंशिएशन टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सिंपल वो कहना कहते हैं कि देखो क्योंकि फर्म्स हैं जो वो बहुत स्मॉल नंबर में है, सो जितनी वो इनोवेशन के लिए पॉसिबल है, कितनी वो टेक्नोलॉजिकली ग्रो कर सकते उतना ही उनके अच्छा है अगर उन्होंने अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है परफेक्ट कंपटीशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब जो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इसमें स्मॉल फर्म्स होती हैं जिनके पास कोई मार्केट पावर नहीं है, सो उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता टेक्नोलॉजी चेंज और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट करने के लिए, बहुत कम होता है। क्योंकि अगर वो इनोवेशन में यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर भी दे बट तब भी उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही सेल होना है, सो इसका उनका कोई लॉजिक ही नहीं बनता टेक्नोलॉजिकल चेंज करने का। नेक्स्ट आती है मोनोपोली और टेक्नोलॉजिकल चेंज। देखो मोनोपोली का जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसमें एक सिंगल फर्म होती है जिसके पास कंप्लीट मार्केट पावर है। अब इसका भी कोई इंसेंटिव नहीं है टेक्नोलॉजिकल चेंज करने का या इनोवेशन लेके आने का, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हायर प्राइस चार्ज कर सकते हैं जितना विद इन लिमिट्स, क्योंकि इनके पास तो यूनिक पावर है, यूनिक कंट्रोल है ओवर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लास्ट हमारे पास जो आता है वो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल चेंज।
अब देखो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये वो टाइप का एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें सम डिग्री है ऑफ मार्केट पावर है बाय सेलिंग, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास सम सॉर्ट ऑफ मार्केट पावर है बाय सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हो गया। इसमें ये एक मिक्स सिनेरियो है। अब ये टेक्नोलॉजिकल चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मे हैव सम इंसेंटिव टू इनोवेट। अब ये इनके पास क्यों है? अब ये देखो ये इनोवेट इसलिए करते हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एज को अचीव करना चाहते हैं एज कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स, एज इसमें हाई एंट्री बैरियर्स और इंटेंस कंपटीशन के चैलेंजेस को फेस किया जाता है। सो होप सो फ्रेंड्स, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको मेरा सेशंस अच्छे लग रहे हैं सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट अब हम अपने सेकेंड लास्ट टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ टर्म्स एंड डाटा रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है लीडिंग। देखो जो लीडिंग है ये प्रैक्टिस है जो इन्वॉल्व करती है एक्सेलरेट करना पेमेंट्स को फॉर फॉरेन करेंसी पेबल्स डेट आर एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट इन वैल्यू। यानी ये वो प्रैक्टिस है जिसमें से अगर आपने कुछ पेमेंट्स देनी है फॉरेन करेंसी, आपके पेबल्स हैं उनको आपने पेमेंट्स देनी है, आप उन पेमेंट्स को एक्सेलरेट कर दो क्योंकि आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं शक है कि फॉरेन एक्सचेंसी की जो वैल्यू वो अप्रिशिएट होने वाली है। इससे क्या होगा, अगर आप उनको जल्दी पेमेंट कर दोगे तो आप अपने पोटेंशियल लॉसेस से बच सकोगे। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है नेटिंग। नेटिंग में क्या किया जाता है, ऑफसेट किया जाता है फॉरेन करेंसी पेबल्स को रिसीवेबल्स के साथ अमंग सब्सिडीज और ब्रांचेस ऑफ द सेम फर्म। ये टेक्निक क्या करती है, इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ साइज की फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का, जिससे हमें कॉस्ट सेविंग होगी और हमारी कैश मैनेजमेंट है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है लैगिंग। देखो लैगिंग में क्या किया जाता है, जितने भी आपके फॉरेन करेंसी पेबल्स की जो पेमेंट्स हैं उनको डिले किया जाता है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस है कि जो फॉरेन करेंसी है वो डेप्रिशिएट होगी। इससे क्या होगा, अगर आप अपनी पेमेंट को डिले कर दोगे फर्म एडवांटेज ले सकेगी फेवरेबल एक्सचेंज रेट की और उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है वो रिड्यूस हो पाएंगे। लास्ट इसमें जो हम करने जा रहे हैं वो आता है रिस्क हैजिंग। देखो रिस्क हैजिंग क्या है, ये दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स टू मिटिगेट और एलिमिनेट एक्सपोजर टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। आप अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करते हो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को रिड्यूस मिटिगेट करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए। अगर इसमें आपको मैं एग्जांपल दूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, स्वैप्स हो गए, कोई भी डेरिवेटिव है उसको यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है हेज करने के लिए अगेंस्ट द पोटेंशियल लॉसिंग अराइजिंग फ्रॉम एडवर्स करेंसी मूवमेंट्स। सो अब बेसिकली ये स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स है जो बिजनेसेस को हेल्प करती हैं टू मैनेज देयर पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। लास्ट फॉर द टुडे सेशन, लास्ट टॉपिक that I am going to explain to you, that's related to margin of safety, financial float, reserve float and financial slack। देखो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये एक कॉन्सेप्ट है इन इन्वेस्टिंग वेयर एन इन्वेस्टर ओनली परचेजेस सिक्योरिटीज व्हेन देयर मार्केट प्राइसेस इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्वेस्टर जो उस सिक्योरिटीज को परचेज करेगा जब उनके जो मार्केट प्राइसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली लोअर हो गए उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। इससे क्या होगा, इन्वेस्टर का जो मेन एम है वो रिस्क ऑफ लॉस को मिनिमाइज करना और उसके पोटेंशियल जो प्रॉफिट है उनको इंक्रीज करना। अब ये क्वेश्चन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द मार्केट पोटेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड अनसर्टेनिटीज। सेकंड जो इसमें हम करते हैं वो आता है हमारे पास फाइनेंशियल फ्लोट। अब जो ये फाइनेंशियल फ्लोट है ये है अमाउंट ऑफ मनी विद इन द बैंकिंग सिस्टम जिसको टेम्परेरी डबल काउंटेड, दैट इज टेम्परेरी डबल काउंटेड ड्यू टू डिलेस इन रजिस्टरिंग डिपॉजिट्स और विड्रॉल। यानी कि ये वो मनी है जिससे एक्सीडेंटली या टेम्परेरी डबल काउंट किया गया है क्योंकि इसको अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया गया था डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स में। अब जो ये टाइम गैप है ये अलाउ करता है बैंक्स को इंटरेस्ट अर्न करने में लिए ऑन द फंड्स दैट आर नॉट येट डेबिटेड फ्रॉम वन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू अनदर। जब तक इनकी एंट्री नहीं पड़ी हुई है तब तक बैंक इन पे इंटरेस्ट को अर्न कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजर्व फ्लोट। देखो जो रिजर्व फ्लोट है ये डिफरेंस है बिटवीन द बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैलेंस इन डिपॉजिटर्स चेकबुक। यानी अगर बैंक की जो खुद की स्टेटमेंट है उसका बैलेंस और जो आपके कस्टमर यानी डिपॉजिटरी की चेकबुक है उसके बैलेंस में अगर कोई डिफरेंस है दैट रेफर्स टू रिजर्व फ्लोट। अब ये डिस्क्रिपेंसी अराइज तब होती है फ्रॉम द चेक्स दैट हैव बीन इशूड बाय द डिपॉजिटर बट हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड क्लियर्ड बाय द बैंक। ये एक इसके सॉलिड एग्जांपल है
नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इसमें आता है दैट इज फाइनेंशियल स्लैक। अब जो ये फाइनेंशियल स्लैक इट रेफर्स टू द अनटैप्ड डेट पोटेंशियल और अनयूज्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अ कंपनी। देखो कंपनी के पास अगर आप उसका कोई अनटैप्ड यानी अभी तक उसने वो डेट है पोटेंशियल उसको यूज ही नहीं किया, या उसने अभी तक अपने कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज नहीं किया, तब उसे हम फाइनेंशियल स्लैक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें अनयूज्ड डेट कैपेसिटी होगी, अनयूज्ड लाइंस ऑफ क्रेडिट होगी, एक्सेस लिक्विड एसेट्स हो गए, या कोई भी हमारा अवेलेबल कैश रिसोर्स है वो फाइनेंशियल स्लैक में इंक्लूडेड होते हैं। इवन जो फाइनेंशियल स्लैक है ये प्रोवाइड करता है कंपनी को विद एक्स्ट्रा फंड्स जिनको यूटिलाइज किया जाता है ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज को सीज करने पे। बेसिकली ये एज सर्व करता है एज अ सेफ्टी नेट एंड सपोर्ट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की। सो यहाँ पे मैं आज का सेशन अपना वाइंड अप करने जा रहा हूँ। सो होप सो आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, मेरे सेशंस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे होगा। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ द फ्रेंड्स दैट आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन जून 2023, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बिल्कुल एब्सोल्युटली कंटेंट स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हैं, सेशन वाइज क्लासेस चल रही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है, 100% श्योर टॉपिक्स हैं, इनमें से ही एनटीए ने क्वेश्चन पूछे और इनके अराउंड एनटीए फ्यूचर में क्वेश्चन चैप ऑन करेगा। सो थैंक यू फॉर द डे, हैव अ गुड डे।